हम लोगों ने अभी तक देखा अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। शुरू में हमने देखा था कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हम लोग आज तीसरे पार्ट को देखेंगे। इसमें भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, मतलब भारत में कंपनी ने अपने राज्य का विस्तार किस तरीके से किया, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसका प्रभाव भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। और पूर्वी भारत, जैसे पूर्वी भारत में बंगाल वगैरह था तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी। वहाँ से धीरे धीरे इन लोगों ने दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय दक्षिण के मैसूर, हैदराबाद और मराठा शासक आपस में युद्ध कर रहे थे। मतलब ये मैसूर, हैदराबाद और मराठा, यही तीन शक्तिशाली राज्य जो है उस समय बचे हुए थे और ये भी आपस में ही लड़ रहे थे। जैसा कि शुरू में भी आपको बताया कि इसी का लाभ अंग्रेजों को मिला कि वो भारतीय राजा आपस में लड़ रहे थे, उनको आपस में लड़वा रहे थे, उनकी मदद करते थे। और अंग्रेज इसी मौके का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और जो कमज़ोर शासक थे उनकी मदद की और बदले में राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें ले लेते थे। जैसे जो राजा कमज़ोर होता था उसकी युद्ध में ये मदद करते थे, उसके बदले में ये उनसे उसके जीते हुए राज्य का कुछ भाग ले लेते थे और कुछ रियासतें ले लेते थे। 1764 से 1856 तक अंग्रेज भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। मतलब इस बीच में आप देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने इसके लिए कई नीतियों का उन लोगों ने उपयोग किया, जैसे वेलेज़ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक पेंशन लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि विजयनगर राज्य जो था वो एक शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य के पतन के बाद मैसूर जो था उसने अपनी स्वाधीनता बनाए रखी थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह सेना के उच्च पद पर पहुंच गया। 1761 ईस्वी में वह मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब 1761 में हैदर अली मैसूर का राजा बन गया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया और अंग्रेज भला यह कैसे सहन कर सकते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़े। 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों के मध्य 4 युद्ध हुए, जिनको अंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम चारों युद्धों को पढ़ेंगे। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। अंग्रेजों ने निज़ाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। देखिए, अब अंग्रेजों ने यहाँ पे निज़ामों को मिलाया, मराठों को मिलाया और कर्नाटक के नवाब को उन्होंने अपने में मिला लिया। लेकिन हैदर अली ने मराठों को धन देकर और निज़ामों को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 14 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध
1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। अब पिछले युद्ध में आपने देखा कि वो इनके पहले विरोध में थे, लेकिन हैदर अली ने उनको धन देके अपने में मिला लिया था। लेकिन द्वितीय युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने हैदर अली की मदद नहीं की। जो संधि हुई थी उसमें ये कहा गया था कि दोनों अंग्रेज और हैदर अली के ऊपर यदि कोई संकट आएगा तो दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। उसने निजाम और मराठों को मिलाकर फिर से एक संयुक्त मोर्चा बनाया। 1780 में उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नल वेली की सेना को पराजित करके आरकाट को जीत लिया। इसी बीच निज़ाम तथा मराठा हैदर अली से अलग हो गए। 1781 ईस्वी में वह पराजित हो गया, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को फिर हराया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा। टीपू सुल्तान भी एक वीर योद्धा था। वो भी अपने पिता के साथ 17 साल की उम्र से ही युद्ध कर रहा था और उसने युद्ध को जारी रखा। 1784 ईस्वी में मंगलौर में संधि हो गई और दोनों एक दूसरे के राज्य को जो जीते हुए थे उनको वापस कर दिया गया या लौटा दिया गया। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य हुआ। तीसरा टकराव जो है ये 1790 ईस्वी में शुरू हुआ और 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली गई। इस संधि में टीपू को काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग उसको 3 लाख रुपया जो है वो अंग्रेजी सरकार को 3 लाख नहीं 3 करोड़ रुपए जो है वो युद्ध के हार जाने या क्षति के रूप में जो है अंग्रेजों को देना पड़ा। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आया और वो वेलेस्ली की नीति थी कि देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना वो बनाया हुआ था। उसकी ये योजना सहायक संधि कही जाती थी। अप्रैल 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम को जीत लिया। और ये युद्ध किस लिए शुरू हुआ? वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको टीपू ने अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है उसने टीपू के ऊपर आक्रमण कर दिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। उसके द्वारा एक कही गई प्रसिद्ध युक्ति थी जिसको काफ़ी याद किया जाता है। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। मतलब उसका कहने का ये मतलब था कि एक शेर की तरीके से जब भी जितना जियो एक शेर की तरीके से जियो, दब के जीने की आवश्यकता नहीं है। श्रीरंगपट्टम की जो कब्र, उसकी जो कब्र जहाँ पे उसको दफनाया गया है वो टीपू की वीरता और साहस के गुण को गाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सहायक संधि क्या था। सहायक संधि जैसा कि ऊपर आपको बताया गया कि वेलेस्ली के द्वारा ये लाई गई एक नीति थी जिसमें देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई और उसकी इसी योजना को सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि, इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इन शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। और चौथी जो शर्त थी इसमें, कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध या संधि करने का अधिकार नहीं था। जिसने
सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, उन लोगों को इन बातों को मानना आवश्यक हो जाता था। अब हम देखेंगे कि सहायक संधि का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर क्या पड़ा। कंपनी के साधनों में वृद्धि हो गई, मतलब कंपनी धीरे धीरे जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे सशक्त होने लगी। देसी राजाओं की वाह्य नीति पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया, मतलब जो भारतीय राजा थे अब वो कोई अपने से नीति नहीं बना सकते थे। कंपनी का पूर्ण नियंत्रण और अधिकार हो गया। कंपनी के सैनिक व्यय में कमी आई। कंपनी के सैनिक व्यय में कमी कैसे आई? क्योंकि जो संधि हुई थी उसमें यह कहा गया था कि जो टुकड़ी रखी जाएगी उसका खर्च देसी राजा या यहाँ के भारतीय राजा जो थे उनको उसका खर्च उठाना पड़ेगा, इसलिए कंपनी के सैनिक जो थे उनका खर्च कम हो गया। कंपनी का राज्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित हो गया, मतलब अब कोई दूसरा राज्य या जो छोटे छोटे राजा थे वो उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। और हम लोगों ने शुरू में देखा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत से युद्ध हो रहे थे, तो यहाँ पे सहायक संधि के बाद फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया, मतलब अब ये मान लिया जाए कि फ्रांसीसी यहाँ पे एकदम से खत्म हो गए थे। फिर अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो भारतीय राजा थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो देसी राजाओं का शक्तिहीन हो जाना, मतलब जो भारतीय राजा थे उनकी शक्ति कम हो गई और देसी राजाओं में आर्थिक संकट आ गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को अपना पूरा पैसा जो होता था, उनका जो खर्च होता था वो कंपनी को देते थे, उनकी सेना को उठाते थे, तो उनके ऊपर धीरे धीरे आर्थिक संकट आने लगा। देसी राजाओं में बेकारी की समस्या आ गई, मतलब अब धीरे धीरे उनका रोजगार जो था वो खत्म होने लगा और देसी राजाओं का विलासी और निष्क्रिय हो जाना, मतलब अब हम लोग यहाँ तक जब पहुँचे तो ये हमने देखा कि भारतीय राजा जो थे वो विलासी और निष्क्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी का अधिकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, अब उनको कोई काम करना पड़ता था तो उसके लिए कंपनी से उनको पूछना पड़ता था, तो इसलिए ये इनका प्रभाव खत्म हो गया और ये विलासी और निष्क्रिय हो गए।